नमस्कार साथियों, मेरा नाम है नरेंद्र और आपका स्वागत है टीचर्स एग्ज़ाम गाइड के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में अपन संस्कृत शिक्षा विभाग की सेकंड ग्रेड की भर्ती का फर्स्ट पेपर जो जीके का होता है उसके सिलेबस का डिस्कशन करने वाले हैं। ये क्लास ये जो वीडियो रहेगी बायलैंग्वेज होने वाली है, मतलब इंग्लिश में लिखा हुआ है सिलेबस जो इंग्लिश में ही जारी हुआ है अभी बोर्ड के द्वारा। अपन इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझ लेंगे कि सिलेबस में क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। साथ ही साथ आपको बताते चलूँ कि आज की वीडियो में हम इसके बुक लिस्ट के बारे में भी जान लेंगे कि सेकंड ग्रेड के लिए कौन कौन सी बुक्स इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं। तो शुरू करते हैं। देखो सिलेबस के बारे में पहले कहाँ गया? देखो सिलेबस क्या है, ये एग्ज़ाम का नाम क्या है? सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन ऑफ सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन ऑफ सीनियर टीचर संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट। ओके, पेपर वन है ये। पेपर वन भी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें फर्स्ट पार्ट राजस्थान से रिलेटेड है, सेकंड पार्ट राजस्थान के ही करंट अफेयर से रिलेटेड है, थर्ड पार्ट में वर्ल्ड एंड इंडिया की जीके है और फोर्थ पार्ट में एजुकेशनल साइकोलॉजी है। ठीक है, तो पहले पार्ट के बारे में जानते हैं। फर्स्ट क्या है? ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान। ओके, फर्स्ट पार्ट ये रहने वाला है अपना 80 मार्क्स का और 40 क्वेश्चन आने वाले हैं। अपना ये टोटल होता है 200 मार्क्स, 200 मार्क्स एंड 100 क्वेश्चंस। तो 100 में से 14 क्वेश्चंस यहाँ से आने वाले हैं और 80 मार्क्स के। तो जिसमें अपने देखो फर्स्ट आने वाला है फिजिकल फीचर्स, जो क्या होते हैं भौतिक स्वरूप में जो भी होते हैं उसके फीचर्स होते हैं उसके बारे में। फिर आती है जलवायु, क्लाइमेट। फिर ड्रेनेज मतलब अपवाह तंत्र, वेजिटेशन कि कौन से वन पाए जाते हैं, किस प्रकार का पौधे किस क्षेत्र में मिलते हैं यहाँ पे। फिर आया एग्रीकल्चर के बारे में कि कौन से एरिया में कौन सी फसल अच्छी होती है, कौन से एरिया में। इसमें ये भी पूछ सकता है किस एरिया में कौन सी मंडी है, या फिर कोई सा क्षेत्र किस फसल के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है, जैसे मक्का, चावल, धान, मतलब इनके गेहूँ, इनके बारे में, इनकी फसलों और इनके क्षेत्र और इनकी किस्मों के बारे में अक्सर क्वेश्चंस बनते रहते हैं। फिर आ जाते हैं लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक मतलब पशुधन, जो पशुओं के बारे में कि जैसे भेड़, बकरी, ऊँट, मुर्गा, गधा, घोड़ा, ये सब के बारे में। फिर डेयरी कि जैसे डेयरी अपने ये लाइव स्टॉक और डेयरी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये कि दुग्ध उत्पादन कितना होता है, कहाँ इसके संयंत्र हैं और कितने लोगों को रोज़गार मिलता है, क्या क्या होता है इकोनॉमी में, कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसका, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। फिर आ गया अपना ये डेयरी डेवलपमेंट हो गया ना। फिर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कि राजस्थान की कितनी पॉपुलेशन कौन से क्षेत्र में रहती है। आप सब जानते हैं कि राजस्थान में एक तरफ है मरुस्थल, एक तरफ है पहाड़, इधर पठार हैं, बीच में अरावली हैं। तो अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से अलग अलग परसेंटेज में या फिर अलग अलग अनुपात में लोग अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं। वैसे जो राजस्थान का अपना मरुस्थल है थार का, ये दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। इसके अलावा ऐसी परिस्थितियों में दुनिया में अन्य कहीं भी इतने लोग नहीं रहते हैं जितनी पॉपुलेशन में राजस्थान में रहते हैं लोग मरुस्थल के अंदर। फिर एक ग्रोथ, जो ये पॉपुलेशन के बारे में ये कि जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी वृद्धि, लिटरेसी यानी साक्षरता। फिर सेक्स रेशो यानी लिंगानुपात। लिंगानुपात से सवाल हमेशा बनता है, एक क्वेश्चन इसका फिक्स है, लिंगानुपात का एक क्वेश्चन आता ही आता है। या तो महिलाओं मतलब लिंगानुपात आता है
तो और एक आता है जन्म और मृत्यु दर के बारे में जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन आता है। महिलाओं की साक्षरता से जुड़ा भी सवाल बहुत अधिक पूछे जाते हैं। और ट्राइब्स के बारे में, जनजाति होती हैं कि कौन कौन से जनजातीय क्षेत्र हैं, किस जिले के अंदर, राजस्थान के राज्य के किस जिले के अंदर सबसे अधिक जनजातियाँ पाई जाती हैं प्रतिशत में और जनसंख्या में, और उनका लिंगानुपात किस में सब सर्वाधिक है। इस तरीके के सवाल बनते हैं। इंडस्ट्रीज़, उद्योग एवं मेजर टूरिस्ट सेंटर्स, ये कौन कौन से प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। आगे रहने वाला है अपना फिर, अभी ये जो अपने पढ़ाई है तो अपने जोग्राफिकल हो गया, ड्रेनेज हो गया, अपनी जोग्राफी से जुड़ा सारी चीज़ें हो गई, वेजिटेशन हो गया अपनी, और डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में, और लिंगानुपात, जनजाति, सब कुछ हो गया। अब अपन एंशियंट और मिडाइवल और उनके कल्चर वल्चर के बारे में जान लेते हैं हम। सेकंड पॉइंट आ गया इसका, ये जो भी दिल के निशान लगा रखे हैं ना, ये सब एक मेजर पॉइंट है और इसके सब पॉइंट्स ये हैं। तो एंशियंट कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान, अब इसके अंदर 4 ही टॉपिक दे रखे हैं। कालीबंगा, कहाँ पे, आप कमेंट करके बताएंगे मुझे। कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बैराट, 4 ये जो मेजर सिविलाइजेशंस हैं उनके बारे में। ये दोनों कॉपर से जुड़े हुए हैं, कालीबंगा प्री हड़प्पन से, और बैराट को मुख्यतः बौद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो आप इनके लोकेशंस का मुझे कमेंट में मैसेज करेंगे। फिर नीचे आ गया हिस्ट्री ऑफ राजस्थान फ्रॉम 8 to 18th सेंचुरी, 8वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य राजस्थान का इतिहास। ठीक है, अब ये मेजर पॉइंट है। उसके अंदर जो सब पॉइंट है, सब हेडिंग दे रखी है, वो है अपने गुर्जर प्रतिहार, जो वंश है उनके बारे में। गुर्जर प्रतिहार वंश, चौहान वंश, जो भी स्पेसिफिकली अजमेर का चौहान वंश। फिर ठीक है, अब सेकंड, उसके बाद थर्ड पॉइंट दे रखा है रिलेशन विद दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के संबंध किस किस के साथ, मेवाड़ के साथ। सल्तनत काल और मुगल काल दो अलग अलग है, इनको आप ध्यान रखेंगे। सल्तनत काल अलग है और मुगल काल अलग है। ठीक है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसके बाद से सल्तनत काल शुरू हुआ है, और बाबर के, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद से सल्तनत, और बाबर के बाद से मुगल काल शुरू हुआ है। ठीक है, तो मेवाड़, रणथंभौर एंड जालौर, इसके रिलेशन सल्तनत के साथ। फिर नेक्स्ट आ जाएगा अपना, इसी के अंदर है राजस्थान एंड मुगल्स, जो अपने मुगल्स से अपनी चलती रहती थी असल लड़ाई से, उस हिसाब से। तो राजस्थान एंड मुगल्स, सांगा प्रताप, दो हो गए अपने मेवाड़ वंश के। मानसिंह ऑफ आमेर, ये अपने जयपुर वाले के। चंद्रसेन, आप बताएंगे चंद्रसेन कहाँ के थे। ठीक है, इनको प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। ठीक है, राय सिंह, ये राय सिंह ऑफ बीकानेर। राज सिंह ऑफ मेवाड़, मतलब इन्होंने चारों दिशाएं कवर कर ली हैं। कुल मिला के बात ये है। फिर नेक्स्ट मेन टॉपिक आ गया अपना हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन राजस्थान, जो स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास है राजस्थान में, उसके बारे में। सॉरी, तो उसमें फर्स्ट पॉइंट आता है अपना रेवोल्यूशन ऑफ 1857, कि 1857 की क्रांति, राजनीतिक पुनर्जागरण, प्रजामंडल आंदोलन, किसान एवं जनजातीय आंदोलन, ये सारी चीज़ें आ गई। फिर अपने आ जाता है इंट्रीगेशन ऑफ राजस्थान, ये पूरा एक टॉपिक है, ये पूरा का पूरा जो 7 चरणों में हुआ। और आप मुझे दोबारा अगर देख रहे हैं तो बताएंगे कमेंट करके कि कौन सी तारीख को ये इंट्रीगेशन अपना पूरा हुआ था राजस्थान का। और अगर आपको ये सुंदर सी PDF चाहिए और आपको वो बोरिंग लगती है जो RPSC ने जारी की है, तो ये जो सुंदर सी सिलेबस वाली PDF चाहिए, तो टीचर्स एग्ज़ाम गाइड का यूट्यूब चैनल, वो अपना टेलीग्राम चैनल है,
यूट्यूब पे तो आप हमें सब्सक्राइब करेंगे ही करेंगे, उसके अलावा जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन करेंगे तो आपको ये PDF मिलेगी, जिसको देख के मज़ा आ जाएगा। देखिए सोसाइटी एंड रिलीजन, अभी एक मेन टॉपिक है, इसके अंदर जो सब टॉपिक है वो देखते हैं। लोक देवी एंड देवतास, ठीक है, राजस्थान के लोक देवी और देवता। संत, राजस्थान के जो संत हैं उनके बारे में। और जो आर्किटेक्चर में क्या है, 3 टॉपिक्स हैं, टेम्पल, फोर्ट्स एंड पैलेसेस, जो कि महल हैं और अपने किले हैं और मंदिर हैं। जो मंदिरों की जो अपनी शैली है उनके बारे में भी चर्चा होगी कि नागर, वैसर और द्रविड़, गुर्जर प्रतिहार, मारू, और जो अपने गुजरात वाली शैली है जो अपना नीचे प्रभाव देखने को मिलता है उसका बांसवाड़ा के क्षेत्र में, उन सब के बारे में चर्चाएं होंगी इनमें, वहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। फिर आपने आते हैं पेंटिंग्स के में, वेरियस पेंटिंग स्कूल्स होते हैं, अब जानते ही हैं, जैसे मेवाड़ का हो गया, ढूंढाड़ हो गया, मारवाड़ हो गया, और अपना शेखावटी के लिए भी एक अलग पेंटिंग, किशनगढ़ शैली हो गई, इसमें बनी ठनी बनी हुई है। मतलब जैसे जो जो अपन जान सकते हैं, जितने जितनी डाइवर्सिटी है राजस्थान में वो कवर कर सकते हैं इसमें। फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, यानी कि मेले एवं त्यौहार, कि राजस्थान में कौन कौन से मेले लगते हैं, कौन कौन से त्यौहार, इसमें पशु मेले भी काउंट हो जाएंगे। आप याद रखेंगे एक बात कि इसके अंदर हैं पशु मेले और लोक देवी देवताओं के मेले, सारे काउंट हो जाएंगे, ठीक है। कस्टम्स, जो अपने रीति रिवाज होते हैं उनको कस्टम्स कहते हैं। फिर है ड्रेसेस, मतलब वस्त्र, और ऑर्नामेंट मतलब आभूषण, वस्त्र एवं आभूषण। फोक म्यूजिक है ना, सॉरी, एंड डांस, लोक संगीत एवं लोक नृत्य। क्या, जो अपने लोकल संगीत है और लोकल नृत्य है उसके बारे में बातचीत होगी यहाँ पे। लैंग्वेज एंड लिटरेचर, कि राजस्थान में कौन कौन सी लैंग्वेज है, जैसे मेवाड़ी है, ढूंढाड़ी है, और हाड़ौती है अपनी, और है इधर मारवाड़ी है, और जगरवाटी है। मतलब बहुत सारे जितने भी राजस्थान में लैंग्वेजेस हैं उनके बारे में, उनके लिटरेचर के बारे में जो अपन डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आ गया अपना पॉलिटिकल के बारे में। जैसे अभी तक अपन क्या क्या देख चुके हैं, अपन देख चुके हैं राजस्थान की ज्योग्राफी देख चुके हैं, राजस्थान के पॉपुलेशन के बारे में सिलेबस अपन डिस्कस कर चुके हैं। फिर अपन थर्ड कर चुके हैं राजस्थान की हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर, पूरा का पूरा, जो शुरू से लेकर मतलब एंशियंट से लेकर अपन 18th सेंचुरी तक, उसके बाद फ्रीडम स्ट्रगल और वो सब कुछ अपन डिस्कस कर चुके हैं। पॉलिटिकल अवेकनिंग, मतलब जो राजनीतिक पुनर्जागरण, प्रजामंडल, सब कुछ 47 तक मान सकते हैं आप। फिर अब जो पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान है, जो अभी वर्तमान में चल रहा है, जिसका विकास कैसे हुआ, कहाँ से, वो उन सब के बारे में देख लेंगे हम। इसके अंदर क्या देखेंगे, ये एक मेन हेडिंग है, उसके अंदर का है ऑफिस ऑफ गवर्नर, रोल एंड फंक्शंस, ठीक है। जो है अपने गवर्नर के ऑफिस के बारे में, ये क्या करता है, उसका क्या फंक्शन है राज्य के अंदर। CM एंड कैबिनेट, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं कैबिनेट को कहा जाता है स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ओके। स्टेट सेक्रेटरीट, राज्य सचिवालय, ठीक है, और सचिव, मुख्य सचिव, जो राज्य सचिवालय होता है उसका नियंत्रक मुख्य सचिव ही होता है। ऑर्गेनाइजेशन एंड रोल ऑफ राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, जो अपनी ये एग्ज़ाम लेगी RPSC, उसकी RPSC के बारे में भी जानना जरूरी है कि ये कब बनी, इसका रोल क्या है, ये क्या करती है, कितने सदस्य होते हैं, कितना कार्यकाल होता है, अब तक कौन कौन अध्यक्ष रहे हैं, किसके कार्यकाल में क्या क्या नए परिवर्तन हुए, उन सब के बारे में देखेंगे। फिर आते हैं स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, SHRC,
जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशंस था, NHRC, जो उसके बाद में बनाए है स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये बहुत नया नया है, इसको ज़्यादा साल भी नहीं हुए, लेकिन अभी ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इसके बारे में अभी। तो इसको नए ज़्यादा साल नहीं हुए, इतना ही जान लो अभी। ये धीरे 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 ये विकसित हो रहे हैं ये सारी चीज़ें। फिर पंचायती राज सिस्टम है, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, अब इसके बारे में भी जानेंगे। फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इन राजस्थान की राज्य विधानसभा, क्या विधानसभा, जो अपना विधायक रहता है कौन, MLA साहब, जिसकी डिजायर लगती है जब वो कराते हैं ना ट्रांसफ़र, तो कहते हैं भाई MLA साहब डिजायर लिख दो अपने अपने चित्र के साथ, वही उसके बारे में पढ़ेंगे कि शुरू में कितने विधायकों के साथ ही शुरुआत हुई। शुरू से इसमें 200 नहीं थे, थोड़े कम थे, फिर बढ़े, फिर जाके 200 हुए। एक बार इसका क्वेश्चन बना हुआ है कि किस विधानसभा में जाकर विधायक राजस्थान विधानसभा की संख्या 200 की गई, ये भी है। फिर आपको सेकंड बताया था ना, 4 पॉइंट्स में अपन को बांटना है, तो सेकंड है करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान, 20 मार्क्स 10 क्वेश्चंस। स्टेट लेवल रिलेटेड टू सोशियो इकोनॉमिक, कि सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों से जुड़े हुए, पॉलिटिकल जो भी चेंज होते हैं, कौन मंत्री बना, कौन विधायक बना, कोई क्या हुआ, किसको क्या पद मिला वो। फिर खेल और स्पोर्ट्स एस्पेक्ट्स के बारे में, मतलब कि जो खेल और उससे जुड़े हुए खिलाड़ियों और उनके बारे में भी आ सकता है। फिर आ जाता है अपना, सॉरी एक सेकेंड, ये थर्ड पॉइंट है अपना, थर्ड पॉइंट जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, ये है 60 मार्क्स 30 क्वेश्चंस। ये है कॉन्टिनेंट्स के बारे में, महाद्वीप, सागर, मतलब ओशंस मतलब महासागर, सॉरी, महाद्वीप, महासागर एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, कि उनकी गुणधर्म क्या है, किस प्रकार से वे व्यवहार करते हैं। फिर आ गए अपने ग्लोबल विंड सिस्टम, वैश्विक पवन तंत्र, एनवायरमेंटल इश्यूज, मतलब पर्यावरणीय मुद्दे, उनसे जुड़ी हुई स्ट्रेटजीज, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट, पॉपुलेशन, ये अलग चीज़ है, ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट, ठीक है ना, वैश्वीकरण एवं इसका प्रभाव, ये एक अलग टॉपिक है। इसके बाद है पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड माइग्रेशन, कि विश्व में जनसंख्या का वितरण एवं इसका विस्थापन किस प्रकार से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन इंडिया के बारे में, वर्ल्ड के बारे में हो गया, अब इंडिया के में फिजिकल फीचर्स, मॉनसून सिस्टम, ड्रेनेज, वेजिटेशन, एनर्जी रिसोर्सेस, बस छोटा सा ही, इतने से में ही 30 नहीं आ रहे, अभी और है। अब आ गए इंडियन इकोनॉमी, ये एक और सब टॉपिक हो गया इसका। इसमें क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर, कि कृषि से जुड़े हुए, कृषि की वृद्धि एवं उसके विकास से जुड़े हुए मुद्दे, इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर इन इंडिया, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र भारत के अंदर, उनके बारे में, फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया, जो कि भारत का विदेशी व्यापार है उसके बारे में, उसके ट्रेंड्स कहाँ किससे ज़्यादा हो रहा है, किससे कम हो रहा है, निर्यात अधिक है, आयात अधिक है, ये ट्रेंड्स होते हैं। कंपोजिशन एंड डायरेक्शन। नेक्स्ट आ गया अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम एंड फॉरेन पॉलिसी। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया विथ स्पेशल रेफरेंस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 एंड 1935। ये क्या है, ये क्यों पढ़ना है, ज़रूरी बताऊँ। जो भारत के संविधान का विकास है वह मुख्यतः तो तभी से शुरू हो गया था, हम मान सकते हैं कि भारत में प्रशासनिक सुधार अंग्रेज़ों ने अपने फ़ायदे के लिए करने शुरू कर दिए थे। जब 1872 में ही जब शुरू हुआ था, बंगाल के अंदर से ही
तभी से शुरू हो गया था, लेकिन धीरे धीरे भारत के अंदर बहुत कुछ प्रशासनिक सुधार हुए। जैसे 1885 में कांग्रेस बना, उसके बाद 1909 का आया जो अपना इंडिया एक्ट आया 1909 का, फिर उसके बाद 1919 का आया। लेकिन यहाँ पे 1909 के वाले को थोड़ा स्किप कर दिया क्योंकि वो जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद है 1919 और 1935। क्यों? अब 1935 वो फिर भी स्पेशल है, और ज़्यादा स्पेशल। इसको आप स्टार मार्क कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये जो 1935 का एक्ट है, इंडिया एक्ट 1935, इसका 70% हिस्सा जो है भारतीय संविधान के अंदर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिया है आज भी एज इट इज़। बहुत ज़्यादा बड़ा हिस्सा इसका लिया गया है एज इट इज़। अब क्या है इसके बाद नेक्स्ट, गांधी इज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द नेशनल मूवमेंट। जो भारत के अंदर जो राष्ट्रीय आंदोलन चले थे, नेशनल मूवमेंट हुए थे, चाहे वो असहयोग आंदोलन हो या भारत छोड़ो आंदोलन हो या नमक सत्याग्रह है, जो भी हैं, उनके अंदर गांधी जी की कंट्रीब्यूशन क्या था उसके बारे में। फिर आ गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। उसके अंदर है रोल ऑफ अंबेडकर। जो डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं, उनका रोल क्या था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेकिंग के अंदर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जो अपने मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये थोड़ा अलग, ये अलग है, ये यहाँ तक ख़त्म हो गया। इसके बाद है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, जो संविधान सभा थी, उसका क्या रोल था संविधान बनाने में। फिर इसके साइलेंट फीचर्स, फंडामेंटल राइट्स, FD फंडामेंटल ड्यूटीज़, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना, DPSP कहते हैं जिनको। फिर नेक्स्ट रहता है ऑफिस ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर। जो भारत के राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री का कार्यालय। पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स। जो भारत की पार्टी है, जो जो क्या कहते हैं उनको, पॉलिटिकल पार्टीज को हिंदी में क्या कह सकते हैं अपन, दल, चुनाव दल या फिर पॉलिटिकल दल्स, जो राजनीतिक दल, सॉरी, राजनीतिक दल एग्जैक्ट टर्म है इनके लिए। तो और प्रेशर ग्रुप यानी दबाव समूह। प्रिंसिपल ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी एंड नेहरूज कंट्रीब्यूशन एंड इट्स मेकिंग। कि भारत की विदेश नीति, नेहरू का उसमें योगदान और कंट्रीब्यूशन रहता है, जो योगदान उसके बनाने में। इंडिया एंड यूनो, ये भी एक अच्छा टॉपिक है। इंडिया एंड यूनो, इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स विद स्पेशल रेफरेंस टू ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। फिर आ जाता है फोर्थ पार्ट। थर्ड पार्ट तक अपन पढ़ चुके हैं अपन। जैसे फर्स्ट में राजस्थान के बारे में सब कुछ, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब कुछ है, ख़त्म हो गया हो, है ना। 80 मार्क्स है, 40 क्वेश्चन आएंगे उसमें, ठीक है। सेकंड पार्ट अपना क्या था, जो राजस्थान के करंट अफेयर्स था, 20 मार्क्स का है और 10 क्वेश्चन आएंगे उसमें। कितने हो गए? 50 क्वेश्चन और अपने हो गए 100 मार्क्स, ठीक है। फिर थर्ड पार्ट था, उसमें 60 मार्क्स है और 30 क्वेश्चन है, जिसमें इंडिया और वर्ल्ड का ज्योग्राफी, इंडिया की ज्योग्राफी, इंडिया की इकोनॉमी और इंडिया की पॉलिटी, ये सब है। फिर फोर्थ पार्ट में आ गए अपन, 40 मार्क्स 20 क्वेश्चंस, ठीक है। इसके अंदर हो गए अपने कितने हो गए, 60 और 40, 100, और 100 पिछले वाले 200 नंबर के हो गए अपना। अब इसका लास्ट का सिलेबस और देख लेते हैं क्या है। एजुकेशनल साइकोलॉजी, फोर्थ पार्ट है। इसके अंदर क्या रहता है कि जो इसका अर्थ, क्षेत्र, और जो इसमें टीचिंग के क्षेत्र में क्या है, इसका उपयोग कैसे इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं अपन। फिर डेवलपमेंट ऑफ लर्नर, कि जो सीखने वाला है उसके डेवलपमेंट कैसे, क्या कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, डेवलपमेंट, फिजिकल, इमोशनल, कॉग्निटिव, मॉरल एंड सोशल डेवलपमेंट। जिसमें डेवलपमेंट के क्षेत्र के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से, नॉट फिजिकल ओनली फिजिकल डेवलपमेंट, नॉट ओनली इमोशनल, नॉट ओनली कॉग्निटिव, नॉट ओनली मोरल, यानी कि सभी प्रकार का डेवलप होना चाहिए। जैसे कि फिजिकल भी होगा, इमोशनल भी होगा, कॉग्निटिव भी होगा, मॉरल भी होगा, सोशल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। क्योंकि डेवलपमेंट का एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से जुड़ा हुआ रहता है। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण विकास की बात की गई है।
नेक्स्ट पे अपन देखते हैं इसका टॉपिक लर्निंग। व्हाट इज़ लर्निंग, इट्स मीनिंग, टाइप्स, डिफरेंट थ्योरीज ऑफ लर्निंग, इम्प्लीमेंटेशंस फॉर अ टीचर। किसके लिए, एक शिक्षक के लिए क्या कैसे कैसे इम्प्लीमेंटेशन कर सकता है वो। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, कैसा है ट्रांसफ़र लर्निंग का, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या ज़ीरो है। कोई बच्चा किसी को देख के सीखता है तो वो है क्या, पॉजिटिव है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। कोई नहीं सीखता है तो वो नेगेटिव, या फिर वो बिल्कुल रिएक्ट ही नहीं करता है तो वो ज़ीरो। फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, कौन कौन से जो फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं लर्निंग को। कंस्ट्रक्टिव लर्निंग, उसके बारे में। पर्सनैलिटी एक अलग टॉपिक है, इसकी मीनिंग, थ्योरीज, मेजरमेंट, एडजस्टमेंट एंड इट्स मैकेनिज्म। मेजरमेंट और थ्योरीज हैं इसके बारे में कि मतलब कैसे पर्सनैलिटी को नापा जाएगा, मेला एडजस्टमेंट। ठीक है, इसके बाद अपन जानेंगे इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी। इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, मीनिंग, थ्योरीज एंड मेजरमेंट्स, रोल इन लर्निंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिसेस। ठीक है, इसके बारे में। मोटिवेशन, मीनिंग क्या होता है मोटिवेशन का, रोल क्या है, प्रोसेस ऑफ लर्निंग क्या है, अचीवमेंट क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भिन्नताएं। Individual differences, meaning and sources, education of children with special needs, gifted, slow learner and delinquents। ठीक है, सेकेंड सॉरी। हाँ, तो हम अब सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, हम लास्ट के क्लास के लास्ट स्लाइड पे आ चुके हैं। तो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, हमने 4 पार्ट में सिलेबस को बांट चुके हैं हम। फर्स्ट में अपन डिस्कस कर चुके हैं राजस्थान का हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सब कुछ फर्स्ट पार्ट में राजस्थान का। सेकंड में अपन राजस्थान की करंट। थर्ड में अपन ने वर्ल्ड एंड इंडिया के बारे में। फोर्थ में अपन ने एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में अपन ने जान लिया है। तो अपन अब बुक लिस्ट के बारे में जान लेते हैं। बुक लिस्ट के बारे में कि बुक क्या रहने वाली है, कौन कौन सी बुक्स पढ़ें। तो मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा कि आप राजस्थान और इंडिया और जो वर्ल्ड रहने वाला है, आप जो जीके हैं उसके लिए आप जीके के लिए आप पढ़िए। एक तो सजेशन सोच सकते हैं, या तो आप ना एनसीईआरटी से शुरू कर सकते हैं। एनसीईआरटी, फिर आप हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक्स ले सकते हैं। पॉलिटी के लिए आप एम लक्ष्मीकांत, बहुत अच्छी बुक है एम लक्ष्मीकांत, उसके बारे में जा सकते हैं। इकोनॉमी के लिए हिंदी ग्रंथ अकादमी, या फिर आप बेसिक वो देख सकते हैं जो एनसीईआरटी है वो ही सफिशिएंट है बेसिक, या फिर इकोनॉमी के लिए, या फिर हिंदी ग्रंथ अकादमी। ठीक है, इन सब पे जा सकते हैं आप। और एजुकेशनल साइकोलॉजी के लिए, इसके लिए आप 11th एंड 12th की साइकोलॉजी की बुक 11th 12th साइकोलॉजी बुक ये देख सकते हैं आप। और क्या रह गया, और कुछ नहीं था। अगर आप चाहें तो गाइड्स का यूज कर सकते हैं आप, जैसे कि लेकिन गाइड में पता है एक दिक्कत रहती है आपको, सिर्फ इसलिए मैं आपको गाइड नहीं बता रहा, नहीं, एक से एक बेस्ट टीचर है। मैं कोई ये नहीं कि किसी से जलन हो या फिर किसी कारण से मैं किसी को बताना नहीं चाहता कि भाई ये टीचर, बहुत सारे टीचर्स अच्छे हैं, जैसे कि धीर सिंह सर हो गए अपने, और भी जो अपने मैम हो गई, एक वंदना जादौन मैम, और जीके के भी एक से एक अच्छे टीचर्स हैं जो करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, जो अपने नरेंद्र चौधरी सर जो उत्कर्ष पे पढ़ाते हैं, और जो अपने गौरव ज्ञानधारा वाले सर हैं, मतलब बहुत सारे टीचर्स हैं जो अच्छा पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक दिक्कत है,
दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत ये है, अगर उनसे एक भी क्वेश्चन मिस टाइप हो गया, जो कि अक्सर करते नहीं है, खैर बड़े लोग ये ना चला के करते नहीं है, कोई भी नहीं चाहता कि गलत टाइप करें या फिर गलत पढ़ाया जाए, क्योंकि क्रेडिबिलिटी ख़राब होती है उससे। लेकिन मान लीजिए कि उनकी किसी भी पुस्तक में कुछ भी अंश गलत टाइप हो गया या कुछ भी हो गया, तो जब आप दोबारा उनको ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते। आपने उस बुक से पढ़ा, ठीक है, आपने पढ़ लिया, लेकिन उसके बाद आप ऑब्जेक्शन नहीं दे सकते। कोर्ट में जाके आप ये नहीं कह सकते कि फ़ला फ़ला प्रकाशन की फ़ला फ़ला टीचर की बुक हमने पढ़ी थी सर, तो इसको आप माने। वो केवल राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा प्रकाशित प्रकाशन की बुक्स को ही ऑथेंटिक मानते हैं, चाहे वो एनसीईआरटी हो, एनसीईआरटी, आरबीएसई, इनकी बुक्स हों, हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक्स हों। यह जो केंद्र सरकार का डाटा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का डेटा, उनकी वेबसाइट का डेटा, राज्य सरकार का डेटा, इन सबको ही उनके द्वारा माना जाता है। ये बात मान लो, एकदम सुन लो कान खोल के। इसलिए तो थैंक यू, आपने यहाँ तक देखा। और इससे रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे कर सकते हैं आप, ठीक है।